हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। या आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। ये हमने कुछ नोट्स हैं हमारे, ठीक है, और ये पूरे चैप्टर के नोट्स हैं। अब हम देख लेते हैं ज़रा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेज को आपको भेद करना है, मतलब इनका अंतर बताना है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। तो भाई हमें पता है कि इस रीजन में ये रिसोर्सेज मिलते हैं बट अभी तक उनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है, तो वो उन्हें हम कहते हैं कि भाई ये पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स का क्या मतलब होता है? रिसोर्सेज विच वर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्स जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्वांटिटी क्वालिटी पूरी तरीके से डिटरमाइन की जा चुकी है कि अब वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो क्या हो गए? वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए। और बाकी क्या हो गए? पोटेंशियल रिसोर्स, जिसका अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के रिसोर्सेज हो गए, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स, और इसका हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया, है ना। अब भांगर और खादर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो भांगर क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, लेस फर्टाइल होती है, और इसमें कंकड़ मॉड्यूल्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे भांगर में। और खादर जो होती है वो न्यू एलुवियम होती है और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी होती है खादर सॉइल। तो ये हो गया भांगर खादर। फिर है डिस्क्राइब द लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लैंड यूज़ पैटर्न, इंडिया में जो लैंड है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या क्या होते हैं? पैश्चर लैंड होता है, ठीक है, नेट सोन एरिया, फिर उसके बाद फॉरेस्ट एरिया, और फिर उसके बाद वेस्ट लैंड। तो पैश्चर एरिया कौन सा होता है? लैंड अंडर परमानेंट पैश्चर इज़ वेरी लो एंड फर्दर डिक्रीजिंग, बट वी आर स्टिल मैनेजिंग द कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया बाय प्रिपेयरिंग फॉर्डर फॉर देम। तो पैश्चर एरिया किस तरीके से होता है? जहाँ पर जो है जानवर चरने वगैरह जाते हैं, घास चरते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। गाय भैंस को चारा खिला के अब हम लोग चला रहे हैं काम। नेट सोन एरिया क्या होता है? इट इज़ अबाउट 54% इन इंडिया। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो देखिए, नेट सोन एरिया वो होता है जिस एरिया पर खेती हो रखी होती है ना, वो नेट सोन एरिया होता है। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? इट इज़ फार लोअर देन डिस्क्राइब। देखिए, डिस्क्राइब्ड कितना है? 33% किसी देश में फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बट हमारे देश में तो ऑलमोस्ट 21% ही है, बस 21-22%, है ना। तो ये जोग्राफिकल एरिया का जितना भी लैंड है ना आपके देश में, उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, बट बहुत ही कम देशों में अब ऐसा सच में होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए लैंड यूज़ पैटर्न में। एक वेस्ट लैंड होता है जो रॉकी एरिड डेजर्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चरल यूज़ जिसका नहीं हो सकता, वो खाली ऐसी बंजर पड़ा होता है, वो होता है वेस्ट लैंड। तो नेट सोन एरिया, फिर उसके बाद फॉरेस्ट एरिया, वेस्ट लैंड और पैस्चर लैंड, ये होता है लैंड यूज़। इस तरीके से पैटर्न है हमारे देश में। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इज द सिंगल सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जस्टिफाई। तो रिसोर्स को प्लान करना ही बिल्कुल सही है तरीका, सही तरीके से डेवलप करने के लिए बताना है। तो इसका आंसर है एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सबके पास जो है वो रिसोर्सेज का होना चाहिए, सबके पास रिसोर्सेज, ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। कुछ प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर लोग या फिर कुछ बहुत ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ ही सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, हर फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है जो चीज़ समय के साथ आगे बढ़ती रहे, चलती रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी जो प्रगति हो रही है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर रही है ना, तो सही तरीके से डेवलप होता रहे सस्टेन्ड वे में, कि भाई आज आपने डेवलप कर लिया और आगे आने वाली जनरेशन के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से डेवलप करना है कि आज की जनरेशन के पास जो है, आने वाली जनरेशन के पास भी वो चीज़ बची रहे। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन अ जुडिशियल मैनर, मतलब सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, सो एज आर फ्यूचर जनरेशन इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देम। तो इस तरीके से आप यूज़ करें चीज़ों का कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी वो रहे। नेक्स्ट है फाइंड आउट रीजंस फॉर लो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन
अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार, मणिपुर, इन सब रीजन्स में जो है खेती का एरिया जो काफ़ी कम है वो क्यों है? तो देखिए रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पर, है ना, रॉक है काफ़ी ज़्यादा, माउंटेन्स है, नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जो रॉकी एरिया होता है या माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर सकते, वहाँ का क्लाइमेट भी हार्श है, ठंड काफ़ी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है ना, और हैवी रेन्स हैम्पर्स द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो और रेन जो है, बारिश भी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश होती है, तो इस तरीके से इन सब रीजन्स की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स? रीन्यूएबल रिसोर्स, रीन्यू का मतलब होता है जो दोबारा से बन जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा होता है? तो द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक शॉर्ट टाइम फॉर रिन्यूअल, दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, है ना, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पोल्यूशन फ्री भी होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। तो जो रिसोर्सेज दोबारा बन जाते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, बहती रहेगी हवा। इस तरीके से सोलर एनर्जी हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये इको, आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ये दोबारा से फिर से जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन, आप किस तरीके से सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं? तो एलुवियल सॉइल होती है, फिर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, ये टाइप्स ऑफ सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेती की जा सकती है। और एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? जो रिवर होती है ना, नदियाँ होती हैं, वो अपने साथ सैंडल, सिल्ट, क्ले ये सब लेके आती हैं, और फिर वो किसी भी जब ज़मीन पर ये सब चीज़ें जम जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, भांगर और खादा टाइप की होती हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वीट, पैडी, शुगर केन ये उगता है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाज में, नदियों के डेल्टा यानी कि जहाँ पे नदी समुद्र से जाकर के मिलती है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्दर्न इंडिया में एलुवियल सॉइल होती है ज़्यादा, यूपी वाले रीजन में, यूपी हो गया, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। ब्लैक सॉइल जो है उसको हम लोग, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम भी है रेगूर सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगूर सॉइल। तो ये लावा, मेड ऑफ लावा फ्लो, लावा फ्लो यानी कि जो जैसे कि वोल्केनोज फटते हैं उसमें से जो लावा निकलता है उसके फिर वो जम जाता है कई सदियों में, है ना, तो उसी की वजह से ब्लैक सॉइल बनती है। यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से उग जाती है, और क्योंकि इस सॉइल के पास हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब मॉइस्चर पानी को होल्ड करके रखती है। और यहाँ पर क्या क्या होता है? लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो ये सारे के सारे इन सब चीज़ों में रिच होती है ब्लैक सॉइल। और किस जगह मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आप कह सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटक, ये वाला जो रीजन है, थोड़ा उधर गुजरात में, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। अब एक और दूसरे टाइप की सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल, रेड जो कलर होता है वो आता है डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, येलो ड्यू टू हाइड्रेशन। तो इसमें जो थोड़ा आयरन होता है, हमारी ज़मीन में आयरन है ना, तो इसमें क्या होता है? रेड कलर आ जाता है आयरन होने की वजह से उस तरीके की मिट्टी में। और फिर जब इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होती है, और फिर हाइड्रेशन, अगर इस मिट्टी में पानी भर जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, तो रेड से येलो कलर में चेंज हो जाती है। और ये कहाँ पर मिलती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में रेड और येलो सॉइल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आयरन और काफ़ी ज़्यादा है ना। लेटराइट सॉइल क्या होती है? तो लेटराइट जो है वर्ड लेटर, है ना, लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईट। तो प्रोन टू लीचिंग यानी कि इसके अंदर पानी जो है लीच हो जाता है, नीचे चला जाता है। ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस क्या होता है? जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर जो मर जाते हैं उसके बाद वो सही होते हैं, मतलब सड़ते हैं, तो ह्यूमस बन जाता है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना देता है सॉइल को। तो लेटराइट सॉइल में ना क्या होता है? ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से ना ह्यूमस ख़त्म हो जाता है। अब कौन सी टाइप की इसमें क्रॉप उग सकती है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है ना वो है कैशोनट। ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैशोनट कौन सी टाइप की सॉइल में उगता है? तो लेटराइट सॉइल में उगता है कैशोनट यानी काजू। और केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली एरिया में लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है। इनके रीजन्स भी इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ मिलती है। एरिड सॉइल जो है देखिए सूखी सॉइल होती है, सैंड जैसा टेक्सचर होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सलाइन होता है, यानी कि सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ह्यूमस बहुत कम होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है, और कंकड़ वगैरह होते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है, और वेजिटेशन के लिए अच्छा नहीं होता, कोई फसल ज़्यादा फसलें नहीं उग पाती इसमें, मुश्किल से उगती। ज्वार, बाजरा, रागी बिल्कुल एरिड सॉइल में नहीं
ऐसी सॉइल जिसमें थोड़ा मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो उसमें ही उग पाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो कि पहाड़ों में उगती है मिलती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम वगैरह है ना, हिली एरियाज़ में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और हमने सॉइल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। थैंक यू।